Next we'll see staff welfare. तो स्टाफ वेलफेयर में वो फैसिलिटीज आती हैं जो कि वेजेस के अलावा है, सैलरी के अलावा, और वी कैन से वेलफेयर इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इज डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइडेड ओवर एंड अबव द वेजेस या सैलरी के अलावा जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है स्टाफ मेंबर्स को ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके, दोज कम्स अंडर स्टाफ वेलफेयर. Next purposes of staff welfare. It motivates the staff to work effectively, improves interest to serve the particular institution, facilitates the staff member to participate with full involvement. अपने पूरे एफर्ट के साथ जो स्टाफ मेंबर है वो काम करता है. Improves the teamwork in the institution, helps to meet the psychological, social, education need of the employee. स्टाफ वेलफेयर के अंडर फैसिलिटीज आती है जैसे कि अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है या नहीं वो चीज़ को मॉनिटर करना, इंडस्ट्रियल हार्मनी को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करना, इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करना, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना. तो ये सारी चीज़ें आप दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उनकी जो साइकोलॉजिकल, सोशल और एजुकेशनल नीड है वो भी फुलफिल होती है. Next is employee welfare schemes. There are few employee welfare schemes, like, or we can say how we are providing this welfare to the staff members, and these are provided to keep motivation high. Divided into two categories: statutory welfare scheme and non-statutory schemes. Starting with the statutory welfare scheme, so it includes drinking water, or we can say जितनी physical facilities provided होती है जैसे drinking water facility for sitting, first aid appliances, canteen facility, lighting, washing places, changing room, water closet, restrooms, ये सारी है statutory welfare schemes. Next is non-statutory welfare scheme. Includes personal health care, regular medical checkup. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ एम्प्लॉयज़ के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं रेगुलर चेकअप की. एक फ्लेक्स टाइम होना चाहिए, ब्रेक टाइम होना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से काम कर सकें. एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम इंक्लूड काउंसलिंग फैसिलिटीज़, काउंसलिंग सर्विसेज. काफ़ी टाइम स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि स्टाफ मेंबर अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, तो उनके लिए काउंसलिंग हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अब वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से फेस कर सके और अपने काम को फिर अच्छे से कर सके. हैरेसमेंट पॉलिसीज होनी जरूरी है. हैरेसमेंट पॉलिसीज के लिए गाइडेंस क्या क्या होंगी, उसके लिए किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके वेलफेयर स्कीम के अंडर आता है. नेक्स्ट मैटरनिटी एंड एडॉप्शन लीव भी इसमें अवेल की जाती है. देन मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्कीम. मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्कीम में मेनली जो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उनको कवर किया जाता है. हॉस्पिटलाइजेशन चाहे वो इलनेस से, किसी डिजीज से, इंजरी से रिलेटेड है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड है. नेक्स्ट एम्प्लॉय रेफरल स्कीम. इसमें मेनली आप जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको आप इनकरेज करते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए इनकरेज करें. दैट इज एम्प्लॉय रेफरल स्कीम. नेक्स्ट विल सी स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज. वर्किंग एनवायरनमेंट में अच्छे से सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट से डील कर सकें, तो उसके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल की जाती है स्टाफ के लिए. These are included in the staff welfare activities. First is employee provident fund, gratuity benefit, maternity benefit, risk allowances, compensations for work injuries, family pension schemes, employee state insurance. Next, how the policies are being formulated or formulation of policies in their organization. कुछ चीज़ें उसमें included होती हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. These are first is hours of work. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉई पोजीशन के अकॉर्डिंग कितना वर्किंग आवर होगा उसका, ठीक है. वीकली वर्किंग आवर कितना होगा, मंथली वर्किंग आवर कितना होगा, उसको लीव्स कितनी मिलेंगी, पब्लिक हॉलीडेज कितने प्रोवाइड होंगे. देन टीचिंग वर्कलोड
टीचिंग अगर एनवायरनमेंट है, ट्यूटर कितना टीचिंग आवर अपना कवर करेगा वीकली, तो एवरेज आपका 40 to 16 आवर पर वीक होता है, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बढ़ाने की तो 20 आवर्स तक आप एक्सीड कर सकते हैं पर वीक। देन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, स्टाफ क्वार्टर्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लीव, कितनी एनुअल लीव प्रोवाइड होंगी, किस तरीके से एनुअल लीव को लिया जा सकता है, कैजुअल लीव कितनी होंगी, स्पेशल लीव कितनी ग्रांट हो सकती हैं, और मैटरनिटी लीव का प्रोविजन क्या है। नेक्स्ट सिकनेस, सो सिकनेस से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, तो वो भी पॉलिसी में ऐड होना चाहिए। देन अटेंडेंस एट कॉन्फ्रेंस एंड स्टडीज, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करती है कि वो फॉर्मल कोर्सेज करे, रिफ्रेशर कोर्सेज करे, वर्कशॉप अटेंड करे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करे। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। प्रमोशन मीन्स जब कोई भी एम्प्लॉय है उसका जो पोजीशन है जॉब में वो एडवांस हो रहा है, तो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र के लिए भी एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पे पॉलिसी में पॉइंट्स इंक्लूडेड होना चाहिए किस तरीके से प्रमोशन होगा। नेक्स्ट एनुअल लीव, कितनी एनुअल लीव प्रोवाइड होंगी, किस तरीके से उनको कैलकुलेट किया जा सकता है, वो बताना ज़रूरी है पॉलिसीज़ में। देन कैजुअल लीव कितनी मिलेंगी। नेक्स्ट कंपनसेटरी और इंस्टीट्यूशनल हॉलीडेज, अगर इन केस कोई लीव ली है स्टाफ ने जिसके लिए कंपनसेशन करना ज़रूरी है, तो कंपनसेशन किस तरीके से होगा वो भी पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। देन सिक लीव किस तरीके से ली जा सकती है। देन मैटरनिटी लीव की क्या पॉलिसी है, कितना मिलता है, कितने मंथ्स के लिए मिलता है, 8 वीक्स की है, 12 वीक्स की है। देन इंसेंटिव्स, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अवेल करवाते हैं, तो वो इंसेंटिव्स किस तरीके से आप ले सकते हैं, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है वो आप अपने पॉलिसीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन सबको अपने पॉलिसीज़ के पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकता है। सो दीज आर द पॉइंट्स अंडर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। So here we have completed staff development and staff welfare. Thank you.